हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए फाइनल की इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर संसाधन पर्याप्तता का सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन का मतलब क्या है, ये अपन विगत क्लासों में समझ चुके हैं कि जो मानव समाज की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है उसको अपन संसाधन कहते हैं। लेकिन संसाधन में मुख्य जो संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधनों से मानवीय क्रियाओं के द्वारा विभिन्न संसाधनों का निर्माण होता है। जब तक प्राकृतिक रूप से निष्क्रिय जो संसाधन होते हैं या निष्क्रिय रूप से भूगर्भ के अंदर या धरातल पर पड़े रहते हैं तो वह संसाधन की श्रेणी में नहीं आते हैं, जब तक वह सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं निभाते हैं। तो उन प्राकृतिक संसाधनों की सक्रियता के लिए मानव ज्ञान है वो सबसे बड़ा संसाधन माना गया है। और संसाधन पर्याप्तता का सिद्धांत ये बताता है कि किसी देश की संसाधन का मापदंड उसकी जनसंख्या के इच्छित उपभोग स्तर, उत्पादन तकनीकी स्तर और कुल उत्पादन आदि तथ्यों के विचार करने से स्पष्ट होगा। यानी किसी भी देश की के अंदर जो संसाधन है उसका मापदंड वहाँ की जनसंख्या के इच्छित उपभोग, वहाँ की जनसंख्या किन संसाधनों का उपभोग करता है, कितने मात्रा में करता है। इसके अलावा वहाँ संसाधनों के उत्पादन की तकनीकी क्या है और कुल उत्पादन आदि तथ्यों पर यानी कि से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि उस देश में संसाधनों का मापदंड जनसंख्या की दृष्टि से क्या है। जनसंख्या और उनका जीवन स्तर संसाधनों की कुल मांग को निर्धारित करते हैं। किसी भी निश्चित स्तर की मांग पूरी हो सकती है कि नहीं, ये तथ्य मानवीय ज्ञान प्राविधिकी के अतिरिक्त बहुत कुछ वहाँ जो प्राप्य भौतिक संसाधन पर निर्भर करता है। यानी संसाधन है, ये संसाधन और जनसंख्या ये दो पहलू है, और इन संसाधनों का जो मापदंड है, इनका मापदंड है वो मापदंड किससे निर्धारित होता है? जनसंख्या के द्वारा इन संसाधनों का उपभोग का स्तर क्या है, उपभोग का स्तर क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर विकसित दुनिया के अंदर विकसित देश हैं, उनमें संसाधनों के उपभोग का स्तर, और विकासशील और अविकसित देशों के अंदर संसाधनों के उपयोग के स्तर में पर्याप्त अंतर है। तो एक तो उनका उपभोग का स्तर क्या है, साथ ही संसाधन के उत्पादन की जो तकनीकी है, तकनीकी एवं कुल उत्पादन इनसे ही संसाधनों के मापदंड का जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि स्तर पर विचार कर सकते हैं या इनके मापदंडों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन संसाधन जो है भौतिक रूप से प्राप्य है, उनका उपभोग है वो मानवीय ज्ञान पर निर्भर करता है। मानवीय ज्ञान, क्योंकि मानवीय ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन माना गया है। और भौतिक रूप से जो प्राप्य संसाधन है, या यूँ कहें कि प्राकृतिक संसाधन है, इन संसाधनों का उपभोग किस प्रकार होना चाहिए,
इसका उपयोग किस तरह होना चाहिए, इसको संसाधन के रूप में किस तरह विकास करना चाहिए, ये मानव के ज्ञान पर निर्भर करता है। साथ ही मानवीय ज्ञान अपनी तकनीकी के द्वारा और क्षमता के द्वारा इन संसाधनों का विकास कर सकता है। जनसंख्या के संबंध में एक सिद्धांत आया है और इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया है कि संसाधन और जनसंख्या ये दो पहलू है। इसमें संसाधन है वो संसाधन अंकीय विधि से बढ़ रहे हैं। अंकीय विधि का मतलब है अंकीय विधि, अंकीय विधि से बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार बढ़ रहे हैं। और जनसंख्या है वो ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है, ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है। विश्व के अंदर जो संसाधन हैं वो तो अंकीय विधि से बढ़ रहे हैं, जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ रहे हैं। 1 2 4 8 16 32 इस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा कि जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी पूर्ति के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संसाधन बहुत कम पड़ जाएंगे और 25 वर्षों के बाद में ये इनका जो अनुपात है, 25 वर्षों के बाद में इनका अनुपात है वो लगभग दुगना हो जाएगा। और फिर यानी कि ये अनुपात आगे बढ़ कर के 9:200 हो जाएगा, 9:200 हो जाएगा। तो इस प्रकार का संसाधन और जनसंख्या के बीच का जो अनुपात है वो यदि बढ़ जाता है तो उसके लिए सबसे बड़े उनकी संसाधनों की पूर्ति करने के लिए क्या कारगर सिद्ध होता है, मानवीय ज्ञान। मानव अपने ज्ञान तकनीकी के माध्यम से जो प्राकृतिक संसाधन है उनके साथ में क्रिया करके विभिन्न संसाधनों का उत्पादन कर सकता है। इसीलिए संसाधन है किसी भी निश्चित स्तर की मांग पूरी हो सकती है ये नहीं, लेकिन मानवीय ज्ञान है एवं प्राविधिक इसके अतिरिक्त कुछ वहाँ पे जो भौतिक रूप से प्राप्त संसाधन है उसकी निर्भरता पर संसाधन की मांग पूरी हो सकती है। साथ ही पुनः यह दोहराना आवश्यक है कि मानव मधुमक्खी की तरह उगे हुए फूल के रस को इकट्ठा मात्र करके नहीं रहता है, वह अपने सीमित संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करता है और उनकी उत्पादन शक्ति को भी बढ़ाता है। साथ ही भौतिक संसाधनों की कमी को देखकर स्वतः ही अपनी संख्या कम करने की चेष्टा भी करता है। पिछले दशकों में जापान के जीवन स्तर में अपार वृद्धि बहुत कुछ आर्थिक समुन्नति के कारण ही नहीं है, प्रत्युत जनसंख्या वृद्धि दर में नियोजित कमी लाने के कारण भी हुई है। तो मानव है, मानव का जो ज्ञान है वो मानव इस प्रकार एक मधुमक्खी की तरह नहीं है जो फूलों के रस चूसते रहे। उनके पास में वो शक्ति है जिससे संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से वह उपयोग कर सकता है, उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकता है। जैसे जापान में जो जीवन स्तर में वृद्धि हुई है उनमें केवल वहाँ संसाधनों का विकास ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ साथ जनसंख्या को भी उन्होंने नियंत्रित किया है। तभी जो पर्याप्त संसाधन है उसका संपूर्ण रूप से जनसंख्या के रूप में उपयोग होने लगा है, या उतने संसाधन उपलब्ध है जितनी जनसंख्या है। तो अधिक जनसंख्या से प्रत्येक व्यक्ति में जो व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। और यानी कि प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के अंतर संबंधों के कार्य कारण से सीधे संबंध न होकर अत्यंत गत्यात्मक होते हैं। मानव यानी सक्रिय मानव क्रियाओं के कारण उनका पारस्परिक संबंधन अत्यंत परिवर्तनशील रहा करता है।
मानव के अंदर और संसाधनों के बीच में, जनसंख्या और संसाधनों के बीच में जो कार्य कारण का संबंध है वो सीधा नहीं होकर के गत्यात्मक होता रहता है और उसमें पारस्परिक संयोजन परिवर्तनशील होता रहता है। अतः किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या और संसाधन संभाव्यता का सहसरी विश्लेषण करने पर दोनों के अंतर्गत स्पष्ट हो जाएंगे। एकरमैन ने अनेक यानी कि सहचरों को कुछ यानी सीमित चरों में इकट्ठा करके दो प्रमुख भागों में समीकरण रूप से प्रस्तुत किया है। संसाधनों का उपयोग या मांग तथा संसाधनों के उत्पादन या पूर्ति। मांग के अंतर्गत संसाधन यानी मांग के अंतर्गत जनसंख्या और तथा जीवन स्तर, पूर्ति के अंतर्गत कुल संसाधन का आधार और जीवन स्तर को छोड़कर अन्य सांस्कृतिक विशेषताएं सम्मिलित होती है। तो मानव सभ्यता के विकास भौतिक संसाधनों के उत्तरोत्तर अधिकाधिक दोहन और उपयोग पर निर्भर करता है और अपनी उत्तरोत्तर परिष्कृत होती प्राविधिकी से मानव जाति मिट्टी, वन, जल, खनिज का व्यापक और गहन उपयोग करता हुआ भौतिक उपयोग एवं उत्पादन सुख सुविधा का विस्तार करता गया है। यानी मानव सभ्यता का विकास भौतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन से और उसके उपयोग पर निर्भर करता है। इसीलिए वर्तमान मानव है वो अपने ज्ञान और तकनीकी के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी है, वन है, जल है, खनिज है, इसका व्यापक और गहन उपयोग किया जा रहा है और वह अपने उपयोग और उत्पादन से और सुख सुविधाओं का विस्तार भी कर रहा है। लेकिन इसके लिए वो 4 प्रकार की टेक्निकल अपनाता है। वो 4 प्रकार की टेक्निकल कौन सी है, तकनीकी कौन सी है? तो मुख्य ये 4 प्राविधिकी है। उसमें पहली है संसाधन निष्कर्ष, जिसके द्वारा पृथ्वी से कच्ची सामग्री प्राप्त की जाती है और फलों उत्पादन, खनिज निष्कर्षण इसी कोटि के हैं। यानी संसाधन निष्कर्ष के अंतर्गत पृथ्वी के द्वारा जो कच्चा माल मिलता है, कच्ची सामग्री मिलती है, मानव उसके द्वारा विभिन्न ज्ञान और तकनीकी लगा करके उसका उत्पादन करता है। जैसे फलों उत्पादन और खनिजों का दोहन, ये भी इसी कोटि के अंदर आता है। इस प्रकार की प्राविधिकी के निरंतर परिष्कार से अब मिट्टी की उत्पादकता भी कई गुना वृद्धि हुई है और भूगर्भ में अगम यानी कि गहराई पर स्थित बहुमूल्य खनिज और पेट्रोलियम जैसी ऊर्जा भी सुलभ होने लगे हैं। तो भूगर्भ के अधिक गहराई पर स्थित जो पेट्रोलियम पदार्थ थे, जो प्राकृतिक गैस थी, उसका उपयोग मानव के ज्ञान और तकनीकी के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है। दूसरी प्राविधिकी है कि संसाधन रूपांतरण। इस प्राविधिकी के द्वारा कच्ची सामग्री को वांछित गुण धर्म वाले पदार्थों में परिणत कर लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम से कृत्रिम धागे, उर्वरक और विविध प्लास्टिक सामग्री बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले मानव है वो इन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है और ये अत्यधिक दोहन और उपयोग है वो मानव सभ्यता के विकास का घोतक है। लेकिन इसके लिए जो 4 तरह की तकनीकी अपनाता है, उसमें पहला संसाधन निष्कर्षण है, यानी भूगर्भ के अंदर या प्राकृतिक रूप से बहुत सारे संसाधन है, उसका उपयोग करने के लायक बनाता है या उसका दोहन करता है, जिससे वह एक बहुमूल्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही संसाधन का जो रूपांतरण है, रूपांतरण के द्वारा जो कच्ची सामग्री उपलब्ध है या उनके गुण धर्म में परिवर्तन करके नए पदार्थों का निर्माण कर दिया जाता है, उसी को ही एक संसाधन का रूप दे दिया जाता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ से कृत्रिम धागे, उर्वरक और विविध प्लास्टिक सामग्री बनाई जा सकती है। ये पेट्रो रसायन की श्रेणी में आते हैं।
तीसरी तकनीकी ये मानव उपयोग करता है दूरी निवारक प्राविधि की, जिससे किसी भी पदार्थ को परिवहन साधनों के द्वारा विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देते हैं। यानी आजकल जो परिवहन की विभिन्न विधाएं उपलब्ध है, जिसमें जल परिवहन है, वायु परिवहन, सड़क परिवहन है, इसके माध्यम से किसी एक स्थान पर मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों को दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और उसके गुण धर्म में परिवर्तन करके मूल्यवान विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं, जो मानव सभ्यता के विकास का आधार बनते हैं। और चौथी तकनीकी के तौर पर क्षेत्र संघनन प्राविधि की है, जैसे दूर संचार के द्वारा अब विश्व के किसी भी क्षेत्र में आर्थिक कार्यकलाप की संघनता में अभिवृद्धि संभव है। तो अभी दूर संचार और तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है और इसके माध्यम से विश्व के किसी भी कोने से उपलब्ध जो संसाधन हैं उसको मंगाया जा सकता है। यहाँ पे उपलब्ध यानी संसाधन है वो विश्व के किसी भी कोने में निर्यात किया जा सकता है। तो व्यापार का जो क्राइटेरिया है उसमें जो व्यापकता ही है, उस व्यापकता के लिए सूचना तकनीकी प्रौद्योगिकी इसका भी बहुत योगदान है। और प्राकृतिक जो संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों का मानव के द्वारा अपने ज्ञान और तकनीकी से विभिन्न संसाधनों का निर्माण किया गया है, जिससे मानव के विकास के लिए आधार बनते हैं। उनके लिए मानव ने संसाधनों का निष्कर्षण किया है, दोहन किया है, उसको योग्य संसाधन बनाया है। दूसरी तरह जो संसाधन मिले हैं उसमें संसाधन के गुण रूप परिवर्तन होकर के, प्राकृतिक संसाधन है उसके गुण रूप परिवर्तन होकर के बहुत सारे अन्य प्रकार के संसाधनों का निर्माण किया है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कच्चे माल है या प्राकृतिक संसाधन है उसका निवारण या एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए विभिन्न परिवहन साधनों का प्रयोग हो रहा है, दूर संचार के क्षेत्र में भी प्रयोग हो रहा है। तो ये चार प्रविधि है, ये जो चार तकनीकी है, इन चार तकनीकों के माध्यम से वर्तमान में प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त भौतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग कर एक यानी कृत्रिम संसाधन या मानव के लिए अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने वाले संसाधनों का निर्माण किया जा सकता है। और कोई भी देश के अंदर प्राकृतिक दृष्टि से या खनिज की दृष्टि से देखें तो कोई भी देश है वो संपूर्ण रूप से जितनी मानव की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए संसाधन की दृष्टि से, प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से सक्षम नहीं होता है। किसी एक देश के अंदर खनिज संसाधनों का यानी भंडार अधिक होता है तो दूसरे देश के अंदर अन्य संसाधनों का भंडार अधिक होता है। ऐसे खनिज संसाधन हैं या जल है या वन है या अन्य प्रकार के जितने भी संसाधन हैं, मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, ये सारे संसाधन अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग प्रकार के विद्यमान रहते हैं। और कुछ एक ऐसे भी संसाधन हैं जो बहुत दुर्लभ है, जैसे क्रोलाइट है, वो एकल संसाधन में आता है, मात्र ग्रीनलैंड में मिलता है। तो इस प्रकार वर्तमान की सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, परिवहन, ये ऐसे यानी तकनीकियां हैं, इसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों से विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण किया जा सकता है, जो मानव की सभ्यता के विकास के लिए आधार बनते हैं और मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन दुर्बलता यानी दुर्लभता प्रांकलन है। तो संसाधन यानी कि दुर्बलता जो प्राकल्पना है उसमें संसाधनों के प्राकृतिक, भू राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से
किस प्रकार सहयोगी है, उपलब्धता है और कौन से ऐसे संसाधन हैं जो बिल्कुल दुर्बलता से मिलते हैं या नहीं के बराबर उपलब्ध है, उस दृष्टि से देखें तो सिद्धांत संसाधन एक असीम है, क्योंकि वे होते नहीं हैं, मानव अपने मस्तिष्क और संज्ञान के द्वारा बनते हैं। संसाधन तो होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं और उन बनाने के लिए मानव का ज्ञान है, तकनीकी जरूरी है तथा प्राविधिकी प्रगति के साथ किसी वस्तु या कारक या दशा का संसाधन के रूप में महत्व घटता बढ़ता रहता है। इस अर्थ में संसाधन कभी दुर्लभ नहीं हो सकते हैं, परंतु सीमित अवधि में विभिन्न परिस्थितियाँ किसी भी प्रदेश या समाज विशेष के लिए किसी संसाधन जैसे पेट्रोल को दुर्लभ बना सकती है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनसे उसकी मांग और उपयोग को देखते हुए वह संसाधन दुर्लभ बना सकती है। जैसे कुछ ऐसे संसाधन हैं जो समाप्य संसाधन है, अत्यधिक दोहन से उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, तो वह संसाधन दुर्बलता की श्रेणी में आते हैं। तो संसाधन की दुर्बलता प्राकल्पना है, उसमें प्राकृतिक दृष्टि से या भू राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या पर्यावरण की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो यानी दुर्लभ हो सकते हैं या उसकी कमी आ सकती है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।